जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जोश और होश के साथ पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, जो भी लोग पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि पिछले सारे क्लास को अटेंड कीजिएगा। बैच का नाम है तिरंगा बैच। जाना है, आपका चैनल है एजुकेशन पावर बाय आदर्श सर के ऊपर प्लेलिस्ट है, उसमें सबसे फर्स्ट में ही होगा तिरंगा बैच। उस पर क्लिक करेंगे और उसके सारे लेक्चर को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट पिछले क्लास के क्लास को और आज के क्लास को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा पिछले क्लास में मेरे भाई जाना होगा। तो आइए दोस्तों, जाते हैं पिछले क्लास में। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था बेटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्धों के बारे में, जो कि 1764 में हुआ था। और आप सभी लोग जानते होंगे जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 में हुई थी। कब हुई थी? 1765 में हुई थी। यह है मेरा भाई अपना प्यारा दुलारा देश भारत। यहाँ पे बंगाल, ठीक है। 1765 की बात है। 1765 में बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट यानी दोहरी सरकार की स्थापना की गई थी। इसमें दो व्यक्ति थे, दो प्रकार के व्यक्ति थे। एक का नाम था निजाम, एक का नाम था निजाम, एक का नाम था दीवानगी। दीवानगी, जहां पे निजाम का काम होता था साफ सफाई की। बंगाल में, बंगाल के क्षेत्र में साफ सफाई का बेहतर से बेहतर ढंग से किया जाए, किसका काम था? वो निजाम के अंतर्गत आता था। और एक था पोस्ट जिसका नाम था दीवानगी। दीवानगी का जो पोस्ट था रॉबर्ट क्लाइव ले रखा था। रॉबर्ट क्लाइव क्या किया कि जो टैक्स कलेक्शन था, टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन का पावर रॉबर्ट क्लाइव अपने पास ले लेता है। और जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे बंगाल में टैक्स कलेक्शन का पावर अपने पास रखता है, तो बंगाल के लोगों से इतना अत्यधिक मात्रा में रॉबर्ट क्लाइव टैक्स लेना शुरू करता है कि बंगाल के लोगों की स्थिति बद से बदतर कर देता है। और फाइनली अंत में बंगाल में बहुत ज्यादा मात्रा में भूखमरी आ जाती है। और जब भूखमरी आई, आप सोचिए कि आप किन्हीं फैमिली के यहां गए हैं और आपके वजह से उस फैमिली का, जिसके यहां आप गए हैं, उसके यहाँ के पूरे खाना को आप ही खा जाते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं। तो सोचिए, वो फैमिली वाले भी कहेंगे कि कैसा व्यक्ति हमारे यहाँ आ गया है जो सारे के सारे भात का तसला, सॉरी सॉरी सॉरी, सारे के सारे तसला के भात जो हैं ये हमारे यहाँ एक कुटुंब आए हैं वो खा जाते हैं। तो सोचिए, वही काम रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था बंगाल में। इतना अत्यधिक मात्रा में टैक्स का कलेक्शन किया कि बंगाल में भूखमरी आ गया। अब सोचिए कि जिस प्रकार से आप फैमिली के यहां जाकर के तसला भर के भात को खत्म कर देते हैं, तो वो फैमिली वाले आसपास के लोगों को कहेंगे कि देखिए ना, हमारे यहाँ एक कुटुंब जी आए हैं, पूरे चावल को खा गए हैं। डेली का उनका वही काम है। बस सेम घटना मेरे भाई, जब रॉबर्ट क्लाइव इतना टैक्स लिया और बंगाल में भूखमरी आया, ये न्यूज फैलते फैलते ब्रिटेन तक पहुंच जाता है, अंग्रेजों के पास पहुंच जाता है। अब अंग्रेज सोचकर दंग हो गए कि हमारे यहां का कुछ चंद अंग्रेज बंगाल में जाकर इतना ज्यादा मात्रा में टैक्स ले रहा है कि बंगाल के लोग त्रहमान त्रहमान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। उन लोगों के यहां भूखमरी की समस्या आ गया है। अब अंग्रेजों को यहाँ पे घोर बेइज्जती होता है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा एक एग्जांपल के माध्यम से, एक एग्जांपल के माध्यम से अंग्रेज ने कहा, अंग्रेज ने कहा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ पे व्यापार कर रहे थे और लोगों से टैक्स ले रहा था, तो अंग्रेज कहता है ब्रिटेन से कि देखो, किसको कहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग भारत में आकर व्यापार कर रहे थे और बंगाल में टैक्स कलेक्शन कर रहा था, तो अंग्रेज वहां से कहते हैं कि देखो, तुम लोग कुछ नहीं करो, जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे तुम लोग को करना होगा। यानी कि रेगुलेट हम करेंगे। रेगुलेट कौन करेगा?
ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगा। अब देखिए इसको बोलते हैं मेरे भाई रेगुलेटर बोलते हैं, जो सिलेंडर में लगता है इसे बोलते हैं रेगुलेटर, और इसका काम होता है, इसको बोलते हैं रेगुलेट, रेगुलेट करना। अगर ऊपर की ओर करेंगे तो ऑन हो जाएगा और नीचे की ओर करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। अगर हमें गैस को चालू करना है, यानी गैस का इमिशन करवाना है, उत्सर्जित करवाना है, क्योंकि हमें खाना बनाना है, तो यहां से इस प्रकार से उठाएंगे। अब मन है कि नहीं अब बंद कर दो, तो यहां से बंद कर देंगे। यानी कि जो सिलेंडर के साथ जो चूल्हा होता है उसका कनेक्शन इसके साथ होता है। अगर इसको ऊपर उठाएंगे तो चालू, अगर इसको नीचे कर देंगे तो बंद। इसी को बोलते हैं रेगुलेट करना। अब ये जो है मोटा वाला पार्टी, जो बड़ा वाला पार्टी देख रहे हैं, ये है अंग्रेज। और इसके यहां कुछ लोग, ये जो है कुछ लोग भारत में यानी बंगाल में व्यापार कर रहे हैं आकर। अब ये कहता है, अंग्रेज कहता है कि तुम लोग को हम जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करना, तो इसी को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। और आप लोग हेडिंग मारिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहां पे हेडिंग मारिएगा रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हिंदी वाले भाई लिखेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है समझिएगा दोस्तों। यहां पर जो देख रहे हैं, यहां पे क्या देख रहे हैं आप लोग, यहां पे देख रहे हैं कि ई है बंगाल। क्या है मेरे भाई, यहां पे है बंगाल, ठीक है। थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर देंगे जिससे कि आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे है यहाँ पे ई है हमारा देश प्यारा दुलारा भारत, ठीक है। अब यहाँ पे है बंगाल, अब यहाँ पे है ब्रिटिश, ब्रिटेन। अब यहाँ पे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ चंद लोग भारत में आकर व्यापार कर रहे हैं। तो अंग्रेज का कहना है, अंग्रेज कहता है कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को कहा, किसको कहा, अंग्रेज ने यानी ब्रिटेन के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को कहा कि देखो हम यहां से नियम और कानून विधि व्यवस्था को बनाकर सेंड करेंगे तुम्हारे पास, और जैसे जैसे होगा वैसे वैसे तुम लोग यहाँ पे सिस्टम को बनाए रखना। यानी कि रेगुलेट कौन करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, उसी को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि ब्रिटेन से कानून बनकर आएगा, और भारत का सबसे बड़ा इलाका बंगाल था। तो बंगाल में, क्योंकि सबसे पहले जो अंग्रेज व्यापार करने के लिए आया था कहां पे, बंगाल में आया था। उसके बाद इन लोग कहां पे आते हैं, मद्रास में आते हैं। कहां पे आते हैं, मद्रास में। कहां पे आते हैं मेरे भाई, मद्रास में, ठीक है, मद्रास में। और यहां पे मेरे भाई बॉम्बे है, क्या है, बॉम्बे, बॉम्बे है। अब समझिएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कानून बनाकर कहां पे भेजेगा, बंगाल में भेजेगा, और बंगाल से ही जुड़ा है मद्रास और बॉम्बे। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक बार कानून बनकर ब्रिटेन से आएगा तो सबसे पहले कहां पे आएगा, बंगाल में आएगा, और बंगाल से होते हुए यानी कि बंगाल अब डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने शक्ति को, अपने पावर को। तो बंगाल से कहां पे आएगा, मद्रास में, अब मद्रास से कहां पे आएगा, बॉम्बे में आएगा। अब समझिएगा दोस्तों यहां पे, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही जो बंगाल था सुप्रीम पावर था, यानी कि मेन पावर जो था बंगाल के पास था। बंगाल अपनी शक्तियों को विभाजन करता था कि ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो बंगाल बांटता था किसको, मद्रास को, और किसको, बॉम्बे को बांटता था। तो आप लोग लिखिए स्टार बनाकर, लिखिए यहां पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
तहत बंगाल 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 अपनी शक्तियों को मद्रास और बॉम्बे के बीच बांटता था। मद्रास और बॉम्बे के बीच बांटता था। लिखिएगा इंग्लिश वाले भाई, बंगाल वाज सुप्रीम पावर ओवर द बंगाल वाज द सुप्रीम पावर ओवर द मद्रास एंड बॉम्बे। मद्रास एंड बॉम्बे। अब दोस्तों यहां पे समझिएगा कि हुआ क्या। एक बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बात चलता रहा और जो भी लोग यहां पे नियम कानून को चला रहे थे, आप सभी दोस्तों जानते हैं कि प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध हुआ था। और यहां पे एक पोस्ट आया था गवर्नर ऑफ बंगाल। क्या आया था? गवर्नर ऑफ बंगाल। यानी कि बंगाल का गवर्नर कौन बना था? सबसे पहले कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। और जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट को बदलकर गवर्नर जनरल किया गया। क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया। मेरी बातों को दोस्तों ध्यान सुनिएगा कि प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था उसमें गवर्नर का पोस्ट आया था, लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया इसमें उसके पावर को बढ़ाया गया, यानी कि उसको प्रमोट किया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट को बदलकर क्या किया गया? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया। क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट कब आया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्या बोला मैंने कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था बताइएगा आप लोग? तो वारेन हेस्टिंग बना था। अब दोस्तों जब 1773 में इसे बंगाल का गवर्नर जनरल इसलिए बनाया गया क्योंकि इन्होंने कुछ बेहतर काम किया होगा। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति दरोगा पोस्ट के रूप में चयनित होता है और वो प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बनता है, वो तब बनता है जब कोई अच्छे काम करता है अपने क्षेत्र के लिए, या फिर अपने क्षेत्र में अच्छे से अच्छे काम को प्रमोट करता है, तभी उसका जो पद था उसको प्रमोशन मिलता है। सेम उसी प्रकार से आप सभी दोस्तों जानते हैं कि 1765 में जो बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट दोहरी सरकार की स्थापना की गई थी, इन्होंने क्या किया? कौन? वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि एक साल पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उससे एक साल पहले इन्होंने क्या किया? 1772 में बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म किया। क्या किया? ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म किया। ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म किया, यानी कि मेरे भाई खत्म किया, यानी दोहरी सरकार को खत्म किया। क्या किया? दोहरी सरकार को खत्म किया। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहां से क्वेश्चन यह बन सकता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो बंगाल था सुप्रीम पावर था किसके ऊपर? तो मद्रास और मुंबई के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट कब आया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया। क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग बना।
वारेन वारेन हेस्टिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने 1772 में ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल के दोहरी सरकार को खत्म किया। यही कारण है कि गवर्नर जनरल का पोस्ट लाया गया और उस पोस्ट पर कौन बैठा? तो वारेन हेस्टिंग बैठा मेरे भाई। और जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग व्यापार कर रहे थे, उन लोगों को यह बात कहा गया कि तुम लोग व्यापार कर रहे हो, ठीक है, और कानून तो एक बार हम बना करके भेज देंगे, लेकिन कोई इंस्टेंटली डिसीजन लेना हो, कोई इंस्टेंटली डिसीजन लेना है तो तुम क्या करोगे? क्या तुम बार बार ब्रिटेन आओगे और ब्रिटेन से पूछ करके जाओगे कि भैया हमारे भौजी के माथा फाड़ दिया है? ऐसा काम तो नहीं करोगे। तो एक इसके लिए एक संगठन की स्थापना किया गया जिसका नाम होगा सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जैसे कि कोई भी अगर बंगाल में तुम व्यापार कर रहा है, अब व्यापार करते करते किसी प्रकार की कोई समस्या आ गया, तो उस कंडीशन में तुम किसी से पूछ सको, तो उस संगठन का नाम है सीओडी। आप लोग मेरे भाई हेडिंग मारिएगा, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यहां तक मेरे भाई लीजिए स्क्रीनशॉट और हम यहां तक इरेज करते हैं। हाँ तो दोस्तों समझिएगा यहां से। अब देखिए, अंग्रेजों का कहना था कि देखो हम एक बार नियम कानून तो बनाकर यहां से भेज रहे हैं कि हाँ देखो तुमको यह करना है, यह करना, वह करना है, लेकिन कुछ ऐसा घटना घटित हो जाए कि तुरंत तुम्हें कुछ पूछने के लिए होना चाहिए, तो उसके लिए एक चीज का गठन किया गया जिसका नाम होगा सीओडी। क्या नाम होगा? सीओडी, जिसका नाम होगा, पूरा नाम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या बोला मेरे भाई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन इसलिए किया गया ताकि तुम सभी, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या बोला मैंने? ईस्ट इंडिया, ईआईसी का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, को व्यापार से संबंधित, क्या बोला मैंने? व्यापार से संबंधित, व्यापार से संबंधित, अगर व्यापार से संबंधित कुछ पूछना हो, पूछना हो तो तुम किससे पूछोगे? यानी डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए स्थापना किया गया, डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। आप लोग से दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कब की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। मेरे भाई ये क्वेश्चन दरोगा में पूछ चुका, किसमें? बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना क्यों क्यों किया गया था? जिसका कारण था डिसीजन मेकिंग के लिए, कि अगर कोई डिसीजन लेना है, इसके लिए, किसके लिए? व्यापार से संबंधित, किसके लिए? व्यापार से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई डिसीजन लेना है तो सीओडी की स्थापना की गई। अब दोस्तों ये बात चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, क्या बोला मैंने दोस्तों? यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, इन लोग से कहा गया कि तुम लोग देखो भारत में व्यापार कर रहा है, व्यापार ही तक करना, कुछ और नहीं करना। ये ना कि तुम यहाँ पे बंगाल में जाओ, भारत में जाओ और वहां के लोगों से तुम ब्राइब यानी रिश्वत लेना शुरू कर दो, तुम टैक्स लेना शुरू कर दो। अगर ऐसा करता हुआ तुम पकड़ा गया तो तुम लोग को सजा देने के लिए कुछ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की जाएगी, तो उसका नाम है मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मेरे भाई किया गया था। और यहां पे समझिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को कहा गया कि तुम लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सन जो हैं, लोग हैं, इन लोग को कहा गया कि तुम लोग प्राइवेट ट्रेड, प्राइवेट ट्रेड यानी निजी व्यापार, निजी व्यापार, निजी व्यापार, निजी व्यापार, व्यापार तुम लोग नहीं कर सकते हो, और ना ही तुम इंडियन से ब्राइब, इंडियन से ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, टैक्स, रिश्वत यानी कि टैक्स नहीं ले सकते हो। अगर तुम टैक्स लेते हुए पकड़ा गया, क्या बोला मैंने? अगर तुम टैक्स लेते हुए पकड़ा गया तो तुम्हारे ऊपर कार्यवाही की जाएगी,
और इस कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए तुम लोग को एक व्यवस्था, एक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। और दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या बोला मैंने, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में, कहां पे, कलकत्ता में, देखिएगा कलकत्ता में, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लिखिएगा यहां पे मेरे भाई, सुप्रीम, यहां पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, स्थापना किया गया, कब किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कब की गई मेरे भाई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्लियर दोस्तों तक। क्वेश्चन पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ उसी के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जो है बनकर तैयार हुआ था 1774 में, कब हुआ था, 1774 में बनकर मेरे भाई रेडी हुआ था। यहां तक मेरे भाई फटाफट से आप सभी लोग लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है, लिख लीजिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट बनकर तैयार हुआ था 1774 में, 1774 में, ठीक है मेरे भाई। अब यहां पे अब बताइए, अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई तो उसमें कुछ दंड देने के लिए कोई व्यक्ति तो होगा ना जी। अब ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना कर दिए हैं और वहां पे पुलिस नहीं है, वहां पे खैनी खाने वाले लोगों को रख देंगे, ऐसा काम तो नहीं चलेगा। तो इसको बेहतर करने के लिए क्या होगा, उसमें कुछ दंड देने वाले व्यक्ति होने चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट बना था इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस के पोस्ट पे थे एलिजा एम्फे, और 3 गो अलग से जज था, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। यहां तक लिखिए फटाफट से मेरे भाई, लीजिए स्क्रीनशॉट, यहां पे हम इरेज कर रहे हैं बोर्ड को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक होगा चीफ जस्टिस, इसका नाम है एलिजा एम्फे, क्या नाम है, एलिजा जा इम्फे, एलिजा एम्फे, और 3 गो जज था, क्या था मेरे भाई, 3 जज, 3 जज था जिसका नाम था चेम्बर्स, लिखिएगा यहाँ पे चेम्बर्स, चेम्बर, चेम्बर्स, लिमेस्टर, चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड्स, चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड्स, 3 गो जज था, ठीक है। क्लियर है भाई यहां तक। अब दोस्तों, अब यहां तक तो बात चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब बात यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। क्या बढ़ता बात यहां पे कि जो गवर्नर का पोस्ट कब लाया गया था, तो प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लाया गया, कब लाया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब दोस्तों यहां पे बात को समझिए, 4 गो यहां पे एक है बीच में और 3 गो, 4 गो अलग से है, 4 गो अलग से है, और बीच में जो स्टार की तरह देख रहे हैं इसको बोलते हैं गवर्नर जनरल, क्या बोलते हैं, गवर्नर, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो 3 को देख रहे हैं यहां पे गवर्नर है, क्या है, गवर्नर है। तो बीच में जो गवर्नर जनरल बैठता था और इसके चारों तरफ जो लोग रहते थे, जो जज रहते थे, जो गवर्नर रहता था, इसको बोलते हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल, इन्हें लिखेंगे काउंसिल ऑफ
काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, काउंसिल ऑफ गवर्नर, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की काउंसिल। अब हुआ क्या कि देखिए मेरे भाई, यहाँ पे बंगाल में जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट लाया गया, क्योंकि पावर सबसे ज्यादा किसके पास था? बंगाल के पास। और बंगाल अपनी शक्तियों को बांटता था मद्रास और बंबई के बीच में। तो यहाँ पे मद्रास में लाया गया गवर्नर ऑफ बंगाल। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले यहाँ पे क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल था। लेकिन 1773 में प्रमोशन हुआ तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जो ज्यादा पावर है कौन रखेगा? बंगाल रखेगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम पावर है। तो गवर्नर जनरल का ऑफ बंगाल कहां पे? बंगाल में रहेगा। और गवर्नर ऑफ बंगाल मद्रास में, और मुंबई में भी गवर्नर ऑफ मद्रास। तो यहाँ पे बंगाल नहीं, गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ मद्रास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नर ऑफ मुंबई, मद्रास, यहाँ पे लिख लीजिए बॉम्बे, ठीक है। गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास। इस प्रकार से शक्तियों को बांटा गया। अब हुआ क्या दोस्तों कि बीच में है गवर्नर जनरल। अब इन चारों लोग था जनता। अब कभी कभी तीन को जरता था और सोच करके कुछ अलग प्लान बनाने का कोशिश करता था। और जब तीनों जिधर की ओर जाता था उसका काम कन्फर्म। ऐसा सुरा बीच में गवर्नर जनरल परेशान कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो इसी नियम को चेक करने के लिए कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है, क्या जो सिस्टम व्यवस्था है अच्छा तरह से चल रहा है कि नहीं। क्या बोला मैंने कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को चेक करने के लिए एक नियम लाया गया जिसे बोलते हैं पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो आप लोग हेडिंग मारिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को चेक करने के लिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को चेक करने के लिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को चेक करने के लिए 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को चेक करने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 लाया गया। क्या लगा मेरे भाई? पीट्स इंडिया एक्ट 1784, पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। देखिएगा 1784 का पीट्स अधिनियम, 1784 का पीट्स अधिनियम। अब समझिए दोस्तों कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, अगर व्यापार से संबंधित कुछ पूछना होगा तो सीओडी से पूछेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पूछेगा। लेकिन सोचिए अगर मान लिया जाए कि एक घर है और एक घर में पिताजी हैं, मम्मी है, दादा है, दादी है, भाई बहन सारे लोग हैं, भैया भाभी सारे लोग हैं। अब सोचिए कि घर का जो मेन आदमी है अगर वो नहीं रहेंगे तो घर का क्या कंडीशन होगा। तो घर का जो मेन आदमी पिताजी होते हैं, और पिताजी कहीं चल गए तो अब बच्चा घर में हुड़दंग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। और जब पिताजी रहते हैं तो बच्चे लोग शांत रहते हैं। उसी प्रकार से सोचिए कि अगर व्यापार करे, सारा चीज चल रहा है, लेकिन उसको प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए कुछ ना कुछ प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया। क्या लाया गया? अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अगर प्रशासन से संबंधित कुछ पूछना होगा या फिर प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहलाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। किसके तहत किया गया था मेरे भाई? पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। इसका काम क्या होगा कि प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या होता है तो किससे पूछेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूछेगा। अब दोस्तों यहां तक चलता रहा। और दोस्तों एक स्टार बनाकर पॉइंट लिखिएगा
लिखिएगा पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 मेन पर्पस टू एस्टेब्लिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लिखिएगा हिंदी वाले भाई, 1784 के पीट्स इंडिया अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, 1784 के पीट्स इंडिया अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करना। क्लियर दोस्तों? अब समझिए दोस्तों कि जो अभी हमें यहां पे बताया था कि बीच में था गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और 4 गो लोग इधर होते थे, इन सभी को मिलाकर गवर्नर जनरल की काउंसिल बोलते थे। अभी 3 में से जिधर की ओर गया उसका काम कंफर्म और गवर्नर जनरल परेशान 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 परेशान। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अधिनियम लाया गया, द एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1786, 1786 का अधिनियम लाया गया। इसमें कहा गया, और इस समय दोस्तों 1786 में गवर्नर जनरल, गवर्नर गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या था मेरे भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए यहां तक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है। 1786 में जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस था और जो 3 गो लोग मिलकर के गवर्नर जनरल को बार बार परेशान, बार बार परेशान। तो इसी को सुधार करने के लिए, इसी के रिगार्डिंग एक अगला नियम लाया गया जिसे बोलते हैं एक्ट ऑफ 1786, 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम में कहा गया, इस नियम में कहा गया कि गवर्नर जनरल जो है इन तीनों के अगेंस्ट अपना एक एक्शन ले सकता है। इसी को बोलते हैं द एक्ट ऑफ 1786, 1786। क्लियर दोस्तों? यहां तक क्लियर है? और 1786 से लेकर और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस से क्वेश्चन मेरे भाई यहां तक पूछता है। तो आप लोग मेरे भाई लिखिए यहां तक फटाफट से। देखिए दोस्तों, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इसका कार्यकाल जो रहा है, अभी क्या था 1784 का पीट्स इंडिया, उसके बाद क्या था एक्ट ऑफ 1786। तो इसका जो कार्यकाल है 1786 से लेकर 1793 तक रहा है। और 1786 से लेकर 1793 तक जब इन्होंने गवर्नर जनरल के पोस्ट पर रहा था, तो यहां पे लिखेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। क्या था मेरे भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, क्या था? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल था, जनरल के पोस्ट पर था, पोस्ट पर था। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि जो पुलिस सिस्टम है, पुलिस सिस्टम व्यवस्था को किसने स्थापित किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पुलिस सिस्टम को किसने इंप्लीमेंट किया था? पुलिस सिस्टम की स्थापना, स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। डीएम जो आप लोग बोलते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, इस पोस्ट को एस्टेब्लिश किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। डीएम की पोस्ट, डीएम की पोस्ट, पोस्ट की स्थापना किया, स्थापना किया था। क्लियर है तक? अगर दोस्तों हम बात करें तो जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था को किसने एस्टेब्लिश किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब जैसे मान लिया जाए कि कोई गांव है, ठीक है, उस गांव का कोई जमींदार है। अब अंग्रेज क्या करता था? टैक्स का कलेक्शन खुद नहीं करता था, गांव के कुछ मुख्य व्यक्ति को चुनता था। और वो क्या करता था कि मान लिया जाए कि ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश क्या करता था कि 1/11 का शेयर रखता था, 1/11 का शेयर रखता था। अब समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 शेयर का सिस्टम रखता था। अब मान लीजिए कोई विलेज है, विलेज है
और यहाँ पे जमींदार है, और यहाँ पे भाई अंग्रेज है। ठीक है, क्लियर है। अब ओवन भाई शेयर का हिस्सा रखता था। अब मान लिया जाए कि कोई गांव से 11 रुपया आया, ठीक है, ओवन भाई 11 का शेयर रखता था। इसका मतलब क्या है कि जो जमींदार जो होगा, जमींदार जो होगा वो 1 रुपया ले लेगा। क्या करेगा? 1 रुपया ले लेगा, लेकिन 10 रुपया किसको देगा? अंग्रेज को देगा। यह तक क्लियर है दोस्तों। तो इसी प्रकार से, इसी प्रकार से और क्या हुआ कि मान ले जाए अब कोई गांव से, कोई गांव से 8 रुपया आया, 8 रुपया आया, अंग्रेज को चाहिए 10 रुपया चाहिए। क्या चाहिए? अंग्रेज को हमेशा 10 रुपया चाहिए। अब क्या करेगा भाई? अब क्या करेगा? ये जो जो भीले से कोई गांव से आया, तो जमींदार ने क्या किया? 8 रुपया के 8 रुपया पूरा दे दिया, 8 रुपया के 8 रुपया पूरा दे दिया। अब लेकिन अंग्रेज को चाहिए कितना? 10 रुपया चाहिए। तो अब ये जो जमींदार होगा 2 रुपया कर्जा लेकर के खेत को बेच करके इसकी भरपाई करेगा। क्या करेगा? भरपाई करेगा। इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत के लोगों को शोषण किया। दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं तक बात करते हैं, और कल की क्लास में हम बात करेंगे चार्टर एक्ट के बारे में। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति आएगी, वही रानी लक्ष्मीबाई जो कम ही उम्र में देश के प्रति अपनी जान को न्यौछावर कर दी। तो इन तमाम चीजों के बारे में मेरे भाई बात करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।